हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और पॉवेल सर ने जो अनाउंसमेंट किया है उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है और मार्केट ने जो सेंटिमेंट्स ग्लोबली अभी बनाया हुआ है, कल से लेके फ्राइडे तक उसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है, हमें किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से हमें जो है स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है दोस्तों बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तभी जब भी मैं वीडियोस डालता हूं तो आप लोगों तक दोस्तों पहुंच सकेगा और जो भी मैं कमेंट्स करता हूं डे टू डे मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो वो आप तक पहुंच सके, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। हमारा एमएसएम बुलेटिन जो है उसकी तरफ से जो है दोस्तों क्लास प्लस की तरफ से हमें सर्टिफिकेट अवेलेबल हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस जो कोर्स को, जो लास्ट मंथ हमने एक आजादी कूपन कोड दिया था और बहुत ही बेहतरीन आपने उसको सक्सेस किया, काफी स्टूडेंट्स एनरोल किया और बहुत सारे स्टूडेंट जो इससे फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक एमएसएम बुलेटिन नहीं लिया है, अभी भी एनिवर्सरी कूपन कोड अवेलेबल है, 40% में डिस्काउंट है। मैं जो भी बाय या सेल करता हूं वो आप देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लर्निंग वीडियोस होते हैं, उसको देखकर आप फायदा उठा सकते हैं और आपको 40% डिस्काउंट यानी जो है आपको 1200 रुपए के अंदर जो है वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो चलते हैं स्क्रीन पर बिना देरी किए हुए ग्लोबल इंडाइसेस, मेजर इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीजों को देखने के बाद हम इन्फ्लेशन को भी देखेंगे। जेरम पॉवेल सर ने जो कहा है उसको भी लॉजिकली और फंडामेंटली लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ओवरऑल ग्लोबली सिनेरियो निफ्टी किस तरफ जा सकती है। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं, जो कि दोस्तों एक तरह से आप फंडामेंटल भी देख लीजिए या तो फिर उसको साइकोलॉजिकल एक पॉइंट समझ लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट जब आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जो भी गिरावट कल होने वाली है उससे आपको डरना है या नहीं डरना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। कल गिरावट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कहां तक गिर सकता है मार्केट, कहां तक जाके सपोर्ट लेगा, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एफआई और डीआई की एक्टिविटी को देख लेते हैं। देखिए मैंने जो है ना फ्राइडे के और सैटरडे के वीडियो में बताया था आपको कि एफआई की जो अभी इस वक्त कैश मार्केट में बाइंग है बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, लगभग लगभग एक सेलिंग के ही पैटर्न में काम चल रहा है। ठीक है, तो माइनस जो है 51 करोड़ के आसपास इन्होंने एक सेलिंग की है और 453 करोड़ के आसपास की बाइंग की है डीआई से कैश में। फ्यूचर इंडेक्स एफआई ने और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग की है। फ्यूचर में जो है इन्होंने 1020 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 3522 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो है एक बड़े मूवमेंट्स की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो एफआई ने 603 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग की है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो है संडे दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आप अगर हम पुराने डाटा को देखें तो इन्होंने एक बाइंग स्टार्ट की थी 28 जो है जुलाई से और कंटिन्यू काफी दिनों तक इनकी बाइंग चलती रही। 3000 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़, सारी चीजें चलती रही। तो यहाँ पे जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है दोस्तों कि या तो एफ और डी जो है इस वक्त, पहला सिनेरियो कि एफ जो है चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी बाइंग ला के मार्केट को हल्का स्टेबल किया जाए, अगेन उसके बाद फिर एक लंबी सेलिंग स्टार्ट की जाए। पहला सिनेरियो अगर ऐसा है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस रैली के अंदर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की एक बात रहती है दोस्तों कि वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, बल्कि वो स्टॉप लॉस जब लेना होता है तो उसको ट्रेल करते हैं और उससे भी बड़ी बात है को एवरेज आउट करते हैं। तो ये गलती वो करते हैं। तो अगर पहला केस मैं सही साबित होता हूं तो यहाँ पे बहुत से रिटेलर ट्रैप हो चुके हैं और अब जो है मार्केट अगर नीचे जाती है तो कल से जो है हमें यहाँ पे कैश में एक अच्छी खासी सेलिंग वापस दिखाई दे सकती है, जो कि चांसेस है 25-30%, 50% तक चांस है कि मैं सही साबित हूँ। दूसरा केस है दोस्तों कि एफ जो है अभी मार्केट के अंदर बाइंग को बिल्कुल भी न्यूट्रल रख कर कैश के अंदर और सिर्फ जो है ना ये ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हो,
कि ऑप्शंस और फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते रहेंगे इस लेवल पे, अभी जब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स कोई एक स्पेशल दिशा या कोई एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं लेता है, तब तक के कैश में बाइंग नहीं चलेगी, बल्कि बस ऊपर नीचे घूमते फिरते रहेंगे। तो केस टू के अंदर यानी सिनेरियो टू के अंदर अगर मैं साबित सही होता हूं, तो हम जो है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यहाँ पे 700-800 हजार पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो चलिए अब चलेंगे चार्ट पर और सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम चार्ट पर चलें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो अभी महीना खत्म नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे इनकी जो बाइंग थी, जो लास्ट मंथ इन्होंने बाइंग की थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें एफआईएस की बाइंग यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि पिछले महीने जो इन्होंने 6567 के आसपास की सेलिंग की थी, जो कि 50,000, 40,000, 45,000 इस तरह की सेलिंग थी, तो सेलिंग घट गई। और इस महीने इन्होंने 20,000 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग इस वक्त कर लिए, और अभी भी लगभग लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन इस महीने के बाकी है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बुलिश तो हुए हैं, बट ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि ये थोड़ी सी बाइंग करके मार्केट को ऊपर लाए और रिटेल को ट्रेड कर वापस फंसा के फिर वापस सेलिंग स्टार्ट करते। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को बताते। तो ये पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने फ्राइडे आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। निफ्टी की एनालिसिस हम करने वाले हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। चलते सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। और दोस्तों जो कोई भी बोर हो रहा होगा इस एनालिसिस से मेरे, वो अभी स्किप करके वीडियो चले जाए, बाद में नेगेटिव कमेंट्स मत डालो यार कि बहुत पकाता है, बहुत बोर करता है, क्योंकि मैं 2-5 मिनट में ना इंस्टाग्राम पे खाली आप नाच गाना देख सकते हो। अगर वाकई सीखना है तो आपको 15-20 मिनट तो देना पड़ेगा, सही ढंग से पूरी चीजों को समझना है। तो कुछ लोग आते हैं इंस्टाग्राम समझ के यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल देखते हैं, और उसके बाद बोलते हैं बहुत पकाता है। भाई पकाता क्या, हर एक चीज को तो आपके सामने लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ क्या, मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊं क्या? आप खुद सोचो ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को सामने लाना। तो इस पर्सपेक्टिव से जब आप सीखना शुरू करें तो आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाएं, तो एक चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो पिछले हफ्ते जो है एक इन्होंने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो मैंने पिछले हफ्ता ही बताया था कि ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है बैंक निफ्टी अगर फंसी रहेगी तो कोई ट्रेंड जो है पता नहीं चलेगा। अब डेफिनेटली दोस्तों अगर इसके लो कोई ब्रीच करता है तो हम नीचे की तरफ आने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा चांस है कि मंडे ट्यूसडे हम आ जाए। और अगर इसके ऊपर जब तक कि ये हाई को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये मान के चलना है कि हम अभी मुकम्मल बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं आए हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर इसके नीचे हम चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और बड़ी आसानी के साथ हम जो है इस वक्त वापस से इस एरिया को टच कर सकते हैं। 36,870 के आसपास बड़ी आराम से आ सकते हैं अगले हफ्ते के अंदर। और अगर इसको ब्रीच करके चले जाते हैं ऊपर की तरफ 39,520 या 39,550 के ऊपर चले जाते हैं, क्लोजिंग देते हैं, तो हम समझ लीजिए कि अब हम ऊपर के सफर करने वाले हैं और 41,000 पे हम जल्दी देख सकते हैं। तो ये आपको नजर में रखना है कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। उसके बाद यूएसडी आईएनआर, जो मैं हमेशा आपको हर बार बताता हूं, तो इसके जो है अगर आप बिहेवियर को देखें तो ये खतरनाक बुलिश है, यानी हमारा रुपीस कंटिन्यूअस कमजोर हो रहा है। मैंने आपको ये भी समझाया है कि रुपीस अगर कमजोर होता है तो हमारी इक्विटी मार्केट को नेगेटिव जो है डेंट क्रिएट करता है, और मार्केट हमारी नीचे आने की चांसेस रहते हैं। अब हम चलते हैं फटाफट देख लेते हैं दोस्तों मेजर जो इंडाइसिस है आईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में काफी बुलिश हो गया था, उसके बाद उसके ऊपर वापस डेंट शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये एरिया 28,280 के आसपास का एरिया, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि काफी दिनों तक यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, प्लॉट कर रखा है, आप देख पा रहे हैं ये एरिया। तो ये एरिया एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। ये अगर ब्रीच हुआ तो बहुत जल्दी हम जो है 27,000 पे भी इसको आईटी को देखते हुए हमें बड़ी आसानी के साथ ये दिखाई देगा। ठीक है, तो आईटी के अंदर बियरिशनेस वापस से प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बेरिशनेस को वापस बुलिश होना है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस हफ्ते इसको संभलना होगा, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देना होगा इस सपोर्ट जोन पे।
तो देखते हैं किस तरीके से आईटी बिहेव करता है। बट ओवरऑल अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो आईटी जो है काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप इसके अंदर एक पोजीशन को अपने बना सकते हैं, छोटी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके। ठीक है। ऑटो सेक्टर को मैंने बताया था कि ये सपोर्ट, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ये ब्रीच किया इसने हाई, उसके बाद ये सारी बातें हो चुकी है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और नीचे की तरफ आ रहा है। एग्जैक्टली जो है ऑटो सेक्टर ने बिल्कुल निफ्टी की तरह चार्ट बनाया हुआ है, पैटर्न इस पर। तो अभी हमें दोस्तों देखना है कि अगर ऑटो सेक्टर के अंदर बेरिशनेस आता है तो ऑटो बड़ी आसानी के साथ जो है 12,100 पे सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह के ऊपर यहाँ अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता है तब ऊपर की तरफ जो है जा सकते हैं। बट अभी 12,900 है, तो यहाँ से 900 पॉइंट नीचे आना फिर जाना, ये एक देखने वाली बात है कि किस तरीके से बिहेव करता है। बट अगर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर अगर ब्रीच करके चला गया ये ऑटो नेक्स्ट वीक, तो ऑटो जो है 13,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये वापस अपने बुलिशनेस के अंदर आ जाएगा। और मैं एक बात बताऊं आपको कि ऑटो में मैं बहुत बुलिश हूं, ये मेरा अपना जाती मामला है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही जो है काम करेगा। ऑटो में मैं बहुत बुलिश हूँ। ठीक है। और एक अच्छी न्यूज भी आई है मारुति को लेके, तो आप एक बार देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स टाइम्स पे जाके। ठीक है। आप चलते हैं, देख लेते हैं इंडाइसेस में। हमने आईटी कर लिया, एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस वक्त। एनर्जी काफी बुलिश है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी डेंट नहीं लगा है, ये कंटिन्यू अपने पैटर्न को बनाए हुए है और ऊपर की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आप देख पा रहे हैं। तो एनर्जी में अगर आपको कहीं ना कहीं इस गिरावट के अंदर अगर रिटेस्ट मिलता है, नीचे की तरफ आता है एनर्जी सेक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि भागने की बजाय आपको उसको ऐड करना चाहिए। क्योंकि एनर्जी के अंदर अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये इस लेवल पे मिल जाए, हमें इस लेवल पे मिल जाए, ठीक है, 26,000 के आसपास, तो हमें इसके अंदर एक एंट्री करना चाहिए, ये स्टॉप लॉस लेके। ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये देखिए हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है कंटिन्यू। इसको एक बार ब्रिज किया तो ये वापस एक नए हाई बनाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। एनर्जी अच्छा बुलिश चल रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एफएमसीजी। ठीक है। तो एफएमसीजी दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि इस एरिया में कंसिडरेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक एफएमसीजी देखिए दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो सारी चीजों को फैक्टर इन कर चुका है। सबसे बड़ी लड़ाई इन्फ्लेशन की है, बराबर है ना। अभी पॉवेल सर के ऊपर भी मैं आने वाला हूं। सबसे बड़ी लड़ाई जो है ये इन्फ्लेशन की है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के लिए एफएमसीजी सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेता है कि महंगाई बढ़ गई है। यानी जो बिस्किट 10 रुपए का था वो बिस्किट अगर 11 रुपए का हो गया है, यानी इन्फ्लेशन को उसने फैक्टर इन कर लिया है और रेट बढ़ गया है। और ये 10 रुपए की बिस्किट जो लोग कंटिन्यू खा रहे हैं वो अब 11 के लेके खाने लगेंगे और थोड़े दिनों बाद जो है 11 भी इनको नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है। तो एफएमसीजी जो है डिफेंसिव के तौर पर इसीलिए यूज होता है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो एफएमसीजी पे इतना ज्यादा डेंट नहीं लगता है। अब यहाँ पे कंसिडर होकर देख रहा है कि भाई किस तरफ जाना है, मार्केट से पूछ रहा है कि भाई हम नीचे तो नहीं जाने वाले हैं, आप मुझे बताओ कि जाना किस तरफ है। ठीक है। यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है या ऊपर जाना है, बस इतना, नीचे तो नहीं जाने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट देखे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक 41,500 का स्टॉप लॉस लेके इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेशन शुरू करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एफएमसीजी के अंदर जो एक अच्छी रैली और भी दिखाई देगी। हालांकि रैली काफी कर चुका है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, बट और रैली अभी इसकी पेंडिंग है और रैली इसकी बाकी है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। एफएमसीजी और ऑटो को लेके मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। अब देख लेते हैं हमारा सबसे बड़ा जो बाहुबली, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूड ऑयल। ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल पे हमने कंटिन्यूअस बात की थी। देखिए दोस्तों, ये एक टेंडेंट हमने बनाया था, उसको इस बार ब्रिज करके क्लोजिंग करने की कोशिश की है और इस बार तो 101 पर भी गया इस हफ्ते। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है अगर इस लेवल के ऊपर जाता है जो कि 103 105 के आसपास है, तो आप समझ लीजिए कि बड़ी तेजी के साथ हम 115 को भी टच करते हुए नजर आएंगे। तो अगर 100 के ऊपर ये चला जाता है तो मैं हमेशा जैसा बोलते नजर आ रहा हूं कि 100 के ऊपर अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल जाता है तो आप समझ लीजिए कि इक्विटी के अंदर जो है गिरावट शुरू हो जाएगी और अच्छे से। ठीक। तो तैयारी कुछ गिरावट की ही बनाई जा रही है धीरे धीरे। अब चलते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मेजर इंडाइसेस, तो ये बहुत डरावना है दोस्तों। मेजर इंडाइसेस में आप देखेंगे तो 3% डॉ जोन्स, 3.37%
S&P 500, नैस्डैक 4%। आईटी की बहुत जबरदस्त पिटाई। तो ओवरऑल इस यूएस मार्केट की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है। लगभग लगभग एवरेज बनाएंगे तो 3.3% के आसपास गिरा हुआ है मार्केट, और डॉ जोन्स 1000 पॉइंट टूटा है दोस्तों। तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, और अगर हम ये मान के चले कि यूएस को हमारी मार्केट फॉलो करती, जो कि आपको पता है फॉलो करती है, तो लगभग कुछ नहीं तो निफ्टी के अंदर 200 से 250 पॉइंट के आसपास गैप डाउन की ओपनिंग बन सकती है, अगर हम ब्लाइंडली इस चीज को देख के चले तो। ठीक है, देखना है कि एचजीएक्स निफ्टी कैसा बिहेव करती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे 108.76 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ 0.3%। तो मैंने आपको बताया था कि 110 के ऊपर अगर डॉलर जाता है तो आप समझ लेते कि इक्विटी की शामत आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं जो चीजें पता नहीं होती, जैसे कि आप बताइए कि भाई फेड की मीटिंग होने वाली है, बराबर है, और निफ्टी जो है या कोई भी मार्केट प्रोजेक्शन पे चलता है, तो उनको पता था कि ये फेड की मीटिंग होने वाली है। और इसकी डेट देखिए दोस्तों, एकदम क्लियर करना, कहीं भी आप गूगल करेंगे मिल जाएगी। देखिए पूरा डेट दिया है, कब कब मीटिंग होने वाली है। ठीक है, और मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस होगी। तो एक बात बताओ, एक दूध पिता बच्चा ही बता सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या बात होने वाली है? जैसे रेट हाइक की बात होगी। रेट हाइक कितना होगा? तो रेट हाइक जो 0.25 से लेके 0.5 या 0.75। तो पिछली बार तो 0.75 किया था इन्होंने, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, एक्सेप्ट भी कर लिया और ऊपर भी चली आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 0.75 से ज्यादा रेट हाइक करते हैं, तो मार्केट ये सोचा नहीं है मार्केट ने, ठीक है, पर मार्केट के दिमाग में तो है कि रेट एग्रेसिवली हाइक करना पड़ेगा। तो अगर ये 1 के ऊपर करते हैं या 1.25 करते हैं, तो मार्केट जो है थोड़ी सी जो है सजा देगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये सारे रेट्स ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, क्राइटेरिया सारा डिसाइड होता है। ऊपर के लेवल पे अगर एक सोचो कि जो ऊपर के लेवल पे बैठे हुए, जिन्हें हम प्रोमोटर्स, एफआई जो भी समझते हैं, जो भी नाम ले लो, उनको पता है कि इतना रेट हाइक हो सकता है और ये रिटेल इन्वेस्टर इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, तो उसका फायदा वो उठा सकते हैं कि नहीं, आप ये सोचो। ठीक है, जिस शूटिंग स्टार को निफ्टी में आपने देख के ट्रेड किया, तो एक एफआई जो बैठा हुआ है, क्या उसे पता नहीं कि शूटिंग स्टार देखने वाले रिटेल क्या सोच रहे होंगे? जिस वी वेब को देख के आपने बाय किया या सेल किया, क्या प्रोमोटर्स को या इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि वी वेब पे आप काम कर रहे हैं? उनको सब पता है। तो वो जो है आपके जज्बात के साथ, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। ये सारी डेट्स ऑलरेडी रिवील्ड होती है, सारी चीजें पता होती है, बस जिनको पता नहीं वो रिएक्ट करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए अभी जो है, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये जो इन्फ्लेशन का जो ये रेट है, यहाँ पे आप देख 8.5% हो गया है। थोड़ा सा यूएस का स्लो हुआ है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एक पॉजिटिव संकेत था। अब यहाँ आप चार्ट पे देखे तो इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2021 6.2, फिर जैन 2022 7.5, अप्रैल 8.3, उसके बाद फिर 9.1 और उसके बाद फिर कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, 9.1 तक गया तो इतनी डरावनी कैफियत पैदा हो गई। अब मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ये देखिए, ये है इन्फ्लेशन का 1930-13 से डाटा, 1913 से जो है ये डाटा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो इन्फ्लेशन जो है 10% के अबव जो है इस वक्त यहाँ गया हुआ था। अगर हम इसको देखें क्लियरली तो आपको समझ में आएगा कि 1980 और 1985, तो यहाँ पे आप देखिए 1965 के आसपास इन्फ्लेशन 5% के ऊपर गया, और 1970 के आसपास जो है दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते 1975 तक के जो है 10 तक पहुंच गया। और उसके बाद 1985 लगभग लगभग इनको कंट्रोल करने में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनको कंट्रोल करने में 10 साल लग गए। ठीक है, अपने एवरेज पे आने के लिए। इनका एवरेज क्या है? 2.5 का एवरेज है, 2.5 to 3। ठीक है, ये क्या एवरेज ये मान के चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये एवरेज मान के चलते हैं, ये देखिए ये एवरेज मान के चलते हैं। हाँ, ये एवरेज मान के चलते हैं, तो सॉरी ये एवरेज। तो इनका एवरेज 2.5 to 3 है। अब यहाँ पे जो ये बढ़ा था 1970 से लेके 1975 से लेके 85 के आसपास, इनको 10 साल लग गए थे कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन को। तो जेरम पॉवेल सर जब उस दिन अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वो यही कह रहे थे कि वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट आवर मिस्टेक विच वी वाज डन एट 1975
1970s, ठीक है। वही 1970 1980 के आसपास की जो दशक की बात कर रहे थे कि हम वो मिस्टेक को वापस दोहरा नहीं सकते। तो उस वक्त क्या हुआ था कि रेट स्लो स्लो हाइक हो रहे थे, तो ये जो है 10 साल लग गए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद वापस जो है आप देख पा रहे हैं फिर स्थिर रहा, और अब मामला जो है जो मैंने भी आपको बताया इस तरीके से मामला आपके सामने है कि मामला यहां तक पहुंच चुका है। ये देखिए 8.5 तक। तो इस बार रेट को थोड़ा सा एग्रेसिवली हाइक करेंगे। जब एग्रेसिवली हाइक करेंगे रेट को, तो मार्केट उसको थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि ये चीजें पता नहीं होती, चीजें पता रहती है, बस इसको अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे लोग करते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इस तरीके के हादसा पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, और वहां से जो है आप जाके देखेंगे यूएस की मार्केट कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यह हादसे से बहुत ज्यादा डेंट होगा, 2 5 7% 10% की गिरावट, फिर उसके बाद फिर वापस वही दौर आने वाला है, ठीक है। मार्केट उसको सीधे धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। एक अनाउंसमेंट था दोस्तों, जो भी मैं बाय या सेल करता हूं उसका मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, उसका नाम है एमएसएम बुलेट है। 2000 रुपीज फीस है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। 3 महीने तक जो भी मैं बाय सेल करूंगा आपको वीडियो फॉर्मेट में यहां पर आपको मिलता रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट के अंदर ये अवेलेबल है इस वक्त जो है दोस्तों, आपको 800 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप 1200 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो 1200 रुपए के अंदर आप 3 महीने तक जो भी मैं बाय या सेल करूंगा वो आप देख सकेंगे, और साथ ही साथ आपकी लर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्लीट एनालिसिस देता हूं इसके अंदर, और साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी एनालिसिस, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। निफ्टी के अंदर मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले कि हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे अगर, तो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दोस्तों समझ में आता है कि यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बना था, ठीक है, जुलाई में। अगस्त में जो है अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, बट अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज होता है तो ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम बुलिश है। क्लियर कट समझ गए आप। और यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी आपको लास्ट वीक, एक पुल, देन एक फ्लैग, ठीक है, और ये ब्रेकआउट। तो ये पुल फ्लैग ब्रेकआउट जो है मंथली टाइम फ्रेम में, ये आपको अगर मैं एक बात कहूं तो लोग मुझे शायद इस वक्त पागल समझे, बट एक बात बताना चाहूंगा कि जब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर पुल एंड फ्लैग पैटर्न जो है ये अगर ब्रेक होता है और सही से मार्केट को दिशा मिल जाती है, तो यहां से दुगना होने के चांसेस रहते हैं। पागल तो मैं लग ही रहूंगा, अगर ये आज बोलूंगा तो जाहिर सी बात है पागल ही बोलेंगे लोग। लेकिन दोस्तों अब जब इसको 2 साल लग गए हैं, तो हो सकता है इसको 2 2.5 3 साल लग जाए, बट दोस्तों ये पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉप लॉस यहां लेके बैठ जाता है, यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस लेके 15,000 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाता है एक जगह पे, और शांति से इसके बिहेवियर को देखता है, मुझे ऐसा लगता है 2 3 साल के अंदर उसका पैसा दुगना आराम से होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%। तो इसको आप जो है पत्थर की लकीर मत बना लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिएगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि हमेशा सारे एनालिस्ट ने बात की है कि यहाँ पे भैया एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रीच किया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है। अभी नीचे कहां तक आ सकता है तो वर्टिकल सपोर्ट अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल, तो पहला सपोर्ट तो क्लियर कट निकल कर आ रहा है यही जगह पे जहां इस वक्त हम लोग हैं, कि भाई यहीं कहीं हमारा एक सपोर्ट बनकर आ जाएगा 17,430 के आसपास। दूसरा सपोर्ट जो हमें मिलने की पूरी पूरी संभावना है वो है दोस्तों, हमारा दूसरा सपोर्ट निकल कर आता है 16,900 के आसपास, ठीक है, 16,900 का। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें मिल सकता है, ठीक है। पहला सपोर्ट तो यही लेवल है कि भाई लेवल नीचे थोड़ा ब्रीच करेगा, 17,300 तक 50 तक आएगा, 17,350 यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये नीचे आता है तो फिर हमें दूसरा सपोर्ट 16,900 तक मिलता है। बीच में छोटे मोटे सपोर्ट्स है, पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे हमें 17,100 के आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रीच करता तो जो सेंटिमेंट्स बने हुए जिस हिसाब से डाटा है वो इसको जरूर टच करना चाहिए, 16,900 को टच करना चाहिए, मेरी राय है, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब एक साइकोलॉजिकल ये देख लीजिए दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक या कोई सेक्टर इतना रनअप किया है 18%, तो यहाँ से 700 800% की गिरावट जो है लास्ट वीक मैंने बोला था अनिवार्य है, जरूरी है, करेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में सेम डाटा, अगर
यहां से एक बुलिश कैंडल बना था, याद है आपको? ठीक है, तो ये डेट आप देख लीजिए, ये बना था 23/8 को। तो ये बुलिश कैंडल का जो लो है 17,345, तो यही जो है एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर इस ब्रीच किया तो हम बड़ी आसानी के साथ जो दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो है 17,200, उसके बाद हम सीधा सीधा 16,950, 16,900 तक आसानी के साथ आ सकते हैं। ठीक है, इस सारी कहानी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक कि हम लोग 17,000 18,000 का लेवल डिसेसिवली क्रॉस नहीं कर लेते हैं, हम इस वक्त अपने आप को बुलिश नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो डाटा बता रहा है हमें बियरिश एंगल से ही फिलहाल सोचना है, कम से कम यहाँ से 500-600-700 पॉइंट तक। फिर जैसा रहेगा हम देखेंगे, आपके साथ जुड़े ही हैं। ठीक है अब देखिए, यहां से अगर ये गिरता है तो पहला सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम में 17,250 है। दूसरा सपोर्ट अगेन वही 17,600, 16,900, 950। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम यही जो जोन मैंने बना रखा था वीकली टाइम फ्रेम में, यही जोन अगर ब्रेक करता है तो नीचे कोई मेजर सपोर्ट तो नजर आ नहीं रहा है, 16,950 के आसपास बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। अब ये जो है, कोई जरूरी नहीं कि मंडे को ही हम चले जाए, अगले हफ्ते की पूरी बात हो रही है। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के लिए निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे के लिए। तो इस तरीके से बात करना दोस्तों। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको छोटा मोटा ट्रेड चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना है। ये जो लेवल है दोस्तों 17,700, ठीक है, 17,700 तक अगर आता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे इस लेवल पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, ना कि बाइंग करना है। ठीक है, इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे अगर बियरिश कैंडल बनाता है तो। ठीक है, और टारगेट हमारा यही रहेगा। और अगर इसको ब्रीच कर जाता है, इस लेवल को ब्रीच कर जाता है, तो हमारा ये टारगेट लेके हम छोटा सा शॉर्ट सेल यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो जोन है, ये वाला जोन, इस जोन में हमें कोई काम नहीं करना है। फिलहाल वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अब मोस्ट प्रोबेबली हम जो है, शायद शायद मैं गलत हो सकता हूँ 5%, हम जो है गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। ठीक है, 5% में गलत भी हो सकता हूँ। गैप डाउन भी कितना हो सकते हैं, लगभग लगभग दोस्तों 200 से 250 पॉइंट गैप गैप डाउन हो सकता है हम लोग बड़ी आसानी के साथ। इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर गैप डाउन होते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम आधा घंटा वॉच करो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्राइस बिहेवियर के बाद फिर आप जो है देखिए कि क्या पुल बैक होने वाला है। बट ओवरऑल जो है ना, आप सेलिंग की साइड ही पोजीशन को बनाना है, आपको बाइंग की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बेरिश रह सकते हैं हम, बाकी तो बड़े लोग ही तय करेंगे। हम तो ट्रेंड को देख के काम करने वाले हैं। ठीक है, अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके बाय सेल करिएगा। आप मुझे कमेंट में डालिए कि आपको ये मेरी निफ्टी एनालिसिस जो प्रयास करता हूं मैं, कैसी लगती है दोस्तों। अगर नहीं अच्छी लगती तो मैं संडे बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी फैमिली के साथ घूम सकता हूं। मुझे कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर आके आप लोगों को इतनी अच्छी सी, इतनी सारे सेक्टर, ये सारी चीजें बताऊं और उसके बाद जो है आप लोग कमेंट करें कि कितना बोर करता है और कितना चाटता है। ये सब चीजें नहीं दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता हम बंद कर देंगे, हमारा टाइम बचेगा भाई, हम बच्चों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे कुछ से, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।